नमस्कार, मैं शरद अस्थाना और मेरे साथ मौजूद हैं मयूर कृष्ण झा। स्कैम अलर्ट की आज की सीरीज में हम बात करेंगे धार्मिक स्थलों में धर्मशालाओं के नाम पे होने वाले स्कैम के बारे में। साइबर अपराधी अब धार्मिक स्थलों पर धर्मशाला या होटल बुकिंग के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। अयोध्या से लेकर उज्जैन तक कई श्रद्धालुओं को इन ठगों ने लाखों रुपए का चूना लगाया है। हम आज मयूर जी से बात करेंगे जो खुद इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं। मयूर जी, आप ये बताइए कि आपके साथ ये फ्रॉड किस तरह से हुआ और मतलब आपने किस तरह से बुकिंग करी थी जो साइबर ठगों ने आपको अपने जाल में फंसाया। शरद जी, देखिए, जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, हम सभी चाहते हैं कि जाकर एक बार दर्शन कर पाएँ। और अक्सर जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो हमारा पहला जो कोशिश होती है, ये होती है कि हम ऑनलाइन बुकिंग कर लें, अपने रुकने का, ठहरने की व्यवस्था कर लें, तब कहीं जाएँ। चूँकि राम मंदिर उद्घाटन के बाद से कई लोगों ने वहाँ घर को भी होटल में तब्दील कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ डिमांड कर रहे थे। हाँ, वहाँ तो भीड़ भी ज़्यादा होती है तो जी, वो कई बार जाने पे रूम नहीं मिलता जी, है। जी। तो उस चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि धर्मशाला ऑप्ट किया जाए, और धर्मशाला जो है बिरला धर्मशाला, जो काफ़ी रिनाउंड है जी हाँ। अयोध्या में। तो हम लोगों ने सोचा बिरला धर्मशाला में रुकेंगे, मंदिर के बगल में है, दर्शन करेंगे और अगले दिन हम लोग निकल जाएंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने मैंने एक्चुअली ऑनलाइन सर्च करा। किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट पे धर्मशाला की बुकिंग हो नहीं रही थी, तो मुझे धर्मशाला का डायरेक्ट वेबसाइट दिखा गूगल पे, बिरला धर्मशाला सर्च करने पे अयोध्या के नाम से। वेबसाइट पूरी जेन्युइन लग रही थी, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया था, और वेबसाइट पे एक नंबर दिया गया था और ये भी मेंशन किया गया था कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी, आपको कॉल करके ही बुक करना पड़ेगा। जो अच्छा। कि जेन्युइन होता है धर्मशालाओं के केस में, कि आप वेबसाइट नहीं होती है, हम्म। तो आपको कॉल करके बुक करना होता है। मैंने कॉल किया, उन्होंने रूम की डेट्स वगैरह डिमांड की मुझसे वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे मैंने उनको अपना सारा डिटेल भेजा कि मुझे 2 दिनों के लिए, 1 दिन के लिए 2 एसी रूम की रिक्वायरमेंट है। ओके। फिर उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा और पेमेंट करने के लिए बैंक डिटेल्स भेजे, जो कि बिरला धर्मशाला के नाम पे थे। बट उस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाए किसी वजह से। क्या दिक्कत आई थी? उस पे जब मैं गूगल पे से उनको पे करने की कोशिश कर रहा था, तो उस पे आया कि टू मैनी ट्रांजैक्शंस कुड बी अ फ्रॉड। मैंने उस चीज़ को अवॉइड करे। मुझे मतलब मतलब उसमें एक तरह से आपको संकेत दिया गया था कि ये एक फ्रॉड हो सकता है। जी, बट चूँकि क्या होता है कि अब जब बहुत ज़्यादा किसी अकाउंट में ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो वैसे भी पेमेंट जो गेटवेज़ होती हैं, वो आपको एक इंटिमेशन दे देती हैं। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा धर्मशाला के नाम पे है, किसी के पर्सनल अकाउंट में जा रहा होगा, तो हो सकता है उसकी वजह से हो। मैंने उनको बताया भी ये चीज़ कि आपके बैंक अकाउंट को लेकर इश्यूज़ आ रहे हैं, आप मुझे कुछ और ऑप्शन बताइए कैसे पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप जेन्युइन हो तो। तो उन्होंने कहा, आप सब कुछ जेन्युइन है, आप ये पेमेंट आप इस अकाउंट में डाल दीजिए। और वो एक्चुअली जो एम्प्लॉइज़ हैं बिरला धर्मशाला के, उनका नाम लेकर बात कर रहे थे कि मैं राकेश शर्मा बोल रहा हूँ। अच्छा। उनके नाम से, और महंत जी का रेफरेंस ले रहे थे कि महंत जी का ही नंबर है, तो आप इस नंबर पे पेमेंट ट्रांसफ़र कर तो सकते हैं। कॉलर ने खुद को क्या बता के आपसे मतलब ये बात करी सारी? उन्होंने पहले राकेश शर्मा बताया कि मैं अच्छा। राकेश शर्मा बोल रहा हूँ, रिसेप्शन पे बैठता हूँ, ओके। और ये नंबर महंत जी का है, जो कि बिरला धर्मशाला के मैनेजर हैं, जो मैनेज करते हैं सारा कुछ। शायद राकेश जी को के और एक टीम मेंबर जिनको महंत जी के नाम से रेफर किया जाता है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ठीक ही है, इतना जब डिटेल में बता रहे हैं, तो मैंने क्यूआर पे पेमेंट कर दिया। वो क्यूआर पेमेंट करने पे डिटेल जो आई, वो थी कुणाल छावरिया के नाम पे। अच्छा, मतलब जो आपने बैंकिंग डिटेल पे ट्रांजैक्शन नहीं हुई, फिर उसने आपको क्यूआर कोड भेजा जी, जिस पे आपने फिर दोबारा पेमेंट जी, किया। जी, जी। ओके। तो वो कुणाल छावरिया के अकाउंट पे मैंने 3240 रुपए, उन्होंने जो 1620 रुपए करके एक रूम का टैरिफ बताया था, वो पेमेंट कर दिया मैंने। और पेमेंट करने के बाद उनका कन्फर्मेशन आया कि पेमेंट आ गई है, बट 2-3 दिन तक मैं फॉलो अप करता रहा कि मेरे को बुकिंग डिटेल्स दे दो, जो कि मेरे पास नहीं आया। उसके बाद ये हुआ कि तकरीबन मुझे काफ़ी दिन तक, 10 दिन के बाद मैंने फिर फॉलो अप करा, मैं कंटिन्यूस फॉलो अप करता रहा। 20 दिन हो गए, मुझे कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब मुझे लगा कि मेरे साथ ठगी हो गई है। अच्छा, ये अकाउंट भी जो यूपीआई पेमेंट आपने करी थी वो भी किसी कुणाल छाबरिया के नाम पे जी, था? जी, जी, ओके। बिल्कुल। तो मयूर जी, इस मामले में फिर आपने अगला क्या कदम उठाया कि आपके साथ एक ठगी हो गई है? जी। फिर आपने क्या किया? चूँकि मुझे पता लग गया था कि क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ओके। ये पक्का स्कैम है।
मैंने नेशनल साइबर सेल पे कंप्लेन कराई, ऑनलाइन उनके वेबसाइट पे एक्नॉलेज किया गया। सारी डिटेल्स जो मुझे मांगी गई, वेबसाइट, यूपीआई पेमेंट का जो यूपीआई कोड था वो, क्यूआर कोड, नंबर जिस पे पेमेंट गया था और जिस इंसान के अकाउंट में गया था उसका नंबर, नाम, मैंने उनको सारा डिटेल दिया। 2 दिन के बाद मेरे पास सारा एक्नॉलेजमेंट आ गया कि ये इंदिरापुरम पुलिस थाने में इस केस को, मेरे नियरेस्ट पुलिस थाने में ये एड्रेस किया गया है। अच्छा, तो मुझे उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये एनसीआरपी पे आपको जी, मेल के थ्रू वो सारा मुझसे फॉलोअप पे, मेरे फॉलोअप पे वो सारा रिस्पांस दे रहे थे। तो 2 दिन के बाद जब उनका इंटीमेशन आया कि मुझे इंदिरापुरम थाने में बात करनी पड़ेगी, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने भी शांति से मेरी सारी प्रॉब्लम सुनी। फिर उन्होंने बताया कि थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बैंकिंग डिटेल्स उनको निकालनी पड़ेंगी, नंबर्स निकालने पड़ेंगे, और जिसमें 2-3 दिन का समय लगेगा। ओके मयूर जी, आपने हमारे साथ में वो वेबसाइट भी शेयर की थी जी। उस वेबसाइट को जब हमने चेक किया था तो वो वेबसाइट पे जो इमेजेस थी वो एआई क्रिएट जनरेटेड थी, जिन पे मेटा एआई का लोगो लगा हुआ था। जी। अच्छा, उस वेबसाइट को हमने वो इस पे भी चेक किया, मतलब WHOIS इस पे चेक करने से उस वेबसाइट के डोमेन और वो कब रजिस्टर्ड हुआ है या किसने रजिस्टर कराया है, उसका एड्रेस सब पता चल जाता है। तो हमने उस पे जब चेक किया तो हमें पता चला कि वो वेबसाइट 30 जनवरी 2025 को रजिस्टर हुई थी और 30 मई को अपडेट हुई थी, जबकि रजिस्टर कराने वाले का पता ओडिशा दिया गया था। इसके बाद हमने इस तरह की कई मतलब सर्च करके चेक किया कि भाई और कोई वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही है। अच्छा, आपकी भी वेबसाइट उस टाइम तक चल रही थी? जी जी, बिल्कुल। मतलब फ्रॉड होने के बाद में ये कोई नहीं है कि वो वेबसाइट बंद हो गई है, उसके बाद और कितने लोगों से फ्रॉड हुआ होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो चल रही थी। जी बिल्कुल। हमने जब चेक किया तो उस तरह की कई और वेबसाइट, 2-3 वेबसाइट हमें मिली। हमने जब उनको चेक किया तो एक वेबसाइट पे नंबर दिया गया था। उस नंबर पे जब हमने कॉल किया तो उस कॉलर ने भी खुद को वहाँ का बिरला का मैनेजर राकेश शर्मा ही बताया। मतलब जो आपको राकेश शर्मा बताया था उसने हमें भी बताया कि मैं राकेश शर्मा बोल रहा हूँ, बिरला का मैनेजर। इसका मतलब वो अभी तक वो स्कैम चल ही रहा है। जी हाँ, और वो एक वेबसाइट नहीं है, वो कई वेबसाइट चल रही हैं बिरला धर्मशाला के नाम पे। अच्छा। जी हाँ, ये दूसरी वेबसाइट पे नंबर था और उसने भी हमसे यही बात कही कि करीब 3200 रुपये आपको एसी रूम्स के लगेंगे और आप हमें 50% एडवांस भेज दीजिए। तो मतलब ये है कि इस तरह की कई वेबसाइट चल रही हैं। जी। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि एक यूट्यूब वीडियो है प्लानिंग बाई ट्रिप करके यूट्यूब चैनल पे, उस पे हमने जब चेक किया तो उस पे जो रिव्यू दिए गए थे या उस वीडियो के बनाया गया था, उस यूट्यूबर के वीडियो पे जो लोगों ने कमेंट्स किया था, तो उस पे कई लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि किसी के साथ 2000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, किसी के साथ 4200 का फ्रॉड हुआ है, किसी के साथ 1600 का फ्रॉड हुआ है। तो मतलब इस तरह के फ्रॉड उस वेबसाइट के, फर्जी वेबसाइट के जरिए किए जा चुके थे। अच्छा मयूर जी, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप, ये तो हो गया कि चलिए कई वेबसाइट चल रही हैं जी, उसके जरिए लोगों को ठगा भी बहुत गया है जी। ये तो हो गई एक बात। पुलिस के पास जब आप गए तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कि पुलिस शुरू से ही काफ़ी सपोर्टिव थी। पुलिस ने बोला कि भले जो भी 1 रुपए का भी अगर फ्रॉड हुआ है तो वो फ्रॉड है। तो इंदिरापुरम पुलिस थाने में जिनको केस दिया गया था, जिन ऑफिसर को, उन्होंने 3 दिन के बाद मुझे अपडेट दिया कि कुणाल छावरिया के बैंक अकाउंट डिटेल्स हमें मिल गए हैं, उसका नंबर मिल गया है। अच्छा। और उन्होंने उस बैंक अकाउंट को फ्रीज भी करा दिया है। मतलब उन्होंने उस अकाउंट का पता लगाया जिसमें पेमेंट गई थी? जी जी। जिसमें मैंने जब यूपीआई ट्रांजैक्शन किया था तो वो जिस अकाउंट में गया था उसका सारा डिटेल निकल गया था और पुलिस वालों ने बैंक के सहायता से उस अकाउंट को फ्रीज भी करा दिया था। और मुझे थाने पर बुलाकर कुणाल छावरिया से बात भी करवाई उन्होंने और कुणाल का नंबर मुझे दे दिया और मुझसे यही बोला गया था कि आप फॉलो अप करके इन्हीं से बात करके अगर ये आपका पेमेंट रिफंड कर देते हैं तो आप वो कोशिश कर लीजिए, क्योंकि पुलिस अगर लगेगी तो फिर क्योंकि इनका अकाउंट जयपुर में है तो ये जयपुर पुलिस को ट्रांसफर करना पड़ेगा और ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ओके, मतलब उसने कहा कि हम बता रहे हैं कि किसके पास पेमेंट गई है, जी, आप खुद सेटल कर लीजिए मामला।
जी नहीं, उन्होंने अपने तरफ से सारा जो उनको नंबर निकाल के जो सहूलियतें प्रदान करनी थी वो उन्होंने कर दिया था, जो सपोर्ट चाहिए था उन्होंने दे दिया। फिर मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं शायद एक विक्टिम की तरह अगर बात करूं तो शायद हो सकता है कि वो मेरा पैसा वापस कर दे। मैंने उनको कॉल किया और जिसपे कुणाल ने फ़ोन रिसीव भी किया और उसने ये बोला कि उसका इस फ्रॉड से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। और उसको मैंने बताया कि अकाउंट तुम्हारा फ्रीज हो गया है, तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूँगा। अच्छा, ये अकाउंट जो फ्रीज हुआ था ये आपका इंदिरापुर पुलिस थाने से ही हुआ था ना? जी, जी। मतलब पुलिस ने जैसे ही आपको आपकी कंप्लेंट हुई और ये फिर उसने पुलिस ने अकाउंट ही उसका फ्रीज कर दिया? अकाउंट फ्रीज कर दिया। और इस प्रोसेस में मुझे जानकारी जब मिली, जब मैं पता कर रहा था तो मुझे पता लगा कि जो जितने अमाउंट का आप कंप्लेन करते हो वो अमाउंट भी होल्ड पे डाल देते हैं। क्या होता है किसी बैंक में अगर उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन के लिए चेक्स वगैरह कुछ करे होंगे तो वो शायद प्रोसेस हो जाए, बट आपका जो अमाउंट होता है फ्रॉड का वो फ्रीज करा देते हैं। मतलब करीब 3200 रुपए आपने जो भेजे थे वो फ्रीज करा दिए और अकाउंट पे ट्रांजैक्शन फर्दर कोई ट्रांजैक्शन उनकी तरफ से ना हो उसके लिए उन्होंने अकाउंट भी फ्रीज करा दिया था। फिर 2-3 दिन फॉलोअप करने के बाद कुणाल ने मुझे 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए वापस। उसने बोला कि मैं गरीब हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है और मेरे आधार का गलत उपयोग हुआ है या जो भी, ये अकाउंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं आपको पैसे वापस कर दे रहा हूँ। तो उसने 3 दिन के बाद मुझे 2000 वापस किए, बट बाकी के 1240 जो ऊपर के थे वो नहीं आए और मैंने उसके ऊपर फिर ज़्यादा कुछ उसको फ़ोन भी नहीं किया, ना उसके फॉलोअप किया उस चीज़ पे। मतलब 3240 में से आपको 2000 रुपए करीब वापस मिले? जी, जी। 1240 नहीं मिले? नहीं मिले। और वो उसके बाद उस फर्जी वेबसाइट से क्या होता रहा वो भी नहीं पता है। वो तो कि नहीं वो बेसिकली चल रही थी वो। जी, जी। बट इंदिरापुरम थाने वाले के ऑफिसर्स ने मुझे बताया था कि इस अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा। उस दिन भी काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो ये चीज़ जो उनको बैंक ने स्टेटमेंट भेजी थी उसके ज़रिए उन्होंने मुझे बताया था। तभी उन्होंने बोला कि आप एक बार बात करके खुद ट्राई कर लो कि अगर आपको पैसे मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे इसके ऊपर। लेकिन मयूर जी, सब आपकी तरह लकी नहीं होते हैं। कई लोगों के पैसे साइबर अपराधी के पास पहुंच जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं। जी। आपके ही मामले में हमारी बात हुई थी जो अयोध्या में साइबर सेल के इंचार्ज हैं, साइबर सेल थाना प्रभारी से शिवविजय सिंह से। तो उन्होंने कहा था कि उनके पास कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी जिसके आधार पर उन्होंने बिरला धर्मशाला के नाम पर चल रहे कुछ वेबसाइटों को बंद किया था। अब चूंकि बिरला धर्मशाला के नाम पे ये सब चल रहा है तो हमने फिर बिरला धर्मशाला के असली मैनेजर से बात करी। अच्छा। उनके असली मैनेजर का नाम है पवन सिंह। अच्छा, पवन सिंह। तो पवन सिंह का कहना था उनकी कोई ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं होती है, उनकी कोई वेबसाइट ही नहीं है। उन्होंने इस मामले में करीब 1.5 साल पहले FIR भी कराई थी और पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी। तो कुछ बंद भी हुए होंगे तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी भी उनके पास इस तरह के केस आते रहते हैं कि उनकी धर्मशाला के नाम पे कुछ लोगों से ठगी हुई है। खैर, हमने इस बारे में फिर अपनी जो पड़ताल थी वो पड़ताल शेयर करी थाना प्रभारी वगैरह के साथ में। तो उसके बाद जो है मतलब वो वेबसाइट तो एक तो आपकी जो वेबसाइट थी वो तो बंद हो गई। ये सिर्फ बिरला धर्मशाला का मामला नहीं है, कई और बड़ी धर्मशालाओं के नाम पर भी लोगों को ठगा जा चुका है जिनकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है। पिछले साल ही जानकी महल ट्रस्ट में कमरों की बुकिंग के नाम पर 400 लोग ठगे गए थे। खाटू श्याम में सावरिया धर्मशाला, नैनीताल की तल्ली ताल धर्मशाला, उज्जैन में महाकाल मंदिर की धर्मशाला हो या हरिद्वार की धर्मशाला, इन जगहों की बुकिंग के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। अब हम आपको इन ठगों का पैटर्न समझाते हैं। पहले कदम के तौर पे साइबर अपराधी प्रसिद्ध धर्मशालाओं के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। इसके बाद इन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं जिस पर कॉल कर कमरा बुक करने को कहा जाता है। फिर पेमेंट के लिए अक्सर एक QR कोड भेजा जाता है जो किसी और शख्स के नाम पर होता है। पेमेंट मिलने के बाद ये ठग गायब हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस तरह से फ्रॉड के बचने के लिए क्या करें। आइए सुनते हैं पूर्व IPS और साइबर एक्सपर्ट प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह की सलाह। जो फ्रॉड वेबसाइट्स होती हैं उसमें जो बात करने के लिए मोबाइल नंबर दिया गया रहता है। कोई भी होटल वाला होगा तो वो लैंडलाइन नंबर होगा, प्लस वो एड्रेस भी दिए रहते हैं, अपना एड्रेस भी देते हैं, मेल भी दिए रहते हैं। तो अगर
वो मेल सही दे देगा। मेल, एक तो मेल पे कंफर्म करिए, दूसरा एग्जैक्ट एड्रेस देखिए कि क्या ये एड्रेस सही है कि नहीं, तीसरा क्या लैंडलाइन नंबर दिया गया है कि नहीं। अगर ये नहीं दिया गया, सिर्फ एक मोबाइल नंबर दिया गया है, तो आप 100% जानिए कि वो, मैं ये तो नहीं कहता 100% गलत ही होगा, लेकिन जहाँ सिर्फ मोबाइल नंबर दिया गया उसको 100% वेरीफाई करिए और उसकी मेल आईडी को देखिए कि क्या मेल आईडी उस होटल से रिलेटेड है या ऐसे कोई मेल बना लिया है, प्रोटॉन पे बना लेते हैं या फेक मेल सर्वर होते हैं उस पर मेल आईडी बना करके और वो डाल देते हैं। तो क्या उन्हीं के डोमेन पे मेल आईडी है या उनके डोमेन पे नहीं। अगर उस डोमेन पे नहीं है तो आप 100% जानिए कि गलत है। अब अगर साइबर क्राइम का शिकार हो जाए तो फिर क्या करें, इस बारे में भी प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने हमें जानकारी दी। अगर आप धोखाधड़ी के शिकार हैं और 1930 पे आपने नोट करा दिया, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप cybercrime.gov.in पे जाके अपनी कंप्लेन आपने लॉन्च कर दी, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पूरे प्रक्रिया का 10% भी नहीं है। जब तक आप FIR थाने में जाके लिखवाएंगे नहीं, तब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती। और बिना FIR के आपका पैसा अगर कहीं बैंकिंग चैनल में कहीं होल्ड पे लगा है तो मिलेगा भी नहीं, अगर आपने FIR नहीं कराया तो FIR तो बहुत ही ज़रूरी है। लीगल प्रोसेस शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि जब भी आप धोखाधड़ी के शिकार हों 1930 पे कॉल करें, पूरी बात नोट कराएं, cybercrime.gov.in पे भी जा करके, लेकिन FIR जरूर कराएं। हालांकि हमारी खबर छपने के बाद वेबसाइट को बंद कर दिया गया, लेकिन इस तरह की फर्जी वेबसाइट फिर से बन जाएंगी। आइए अब हम ये देखते हैं कि इन फर्जी वेबसाइट्स की पहचान किस तरह से की जा सकती है। अक्सर इस तरह की फर्जी वेबसाइट सिंपल होती हैं, कई पेजेस नहीं होते हैं, इसमें अक्सर 1 या 2 पेज की ही वेबसाइट होती है। इन पर धर्मशाला के मालिक या मैनेजर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। कई वेबसाइट पर AI निर्मित तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की फर्जी वेबसाइट पर अक्सर एक मोबाइल नंबर दिया जाता है, जबकि जो धर्मशाला की असली वेबसाइट होती है उन पे मोबाइल नंबर ना देकर लैंडलाइन नंबर दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ रेड फ्लैग के जरिए आप जान सकते हैं कि ये वेबसाइट असली है या नकली। तो इस तरह की फर्जी वेबसाइट से सावधान रहिए। धार्मिक यात्रा के दौरान ठगी का शिकार होने से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें। किसी भी धर्मशाला या होटल की बुकिंग से पहले उसकी प्रामाणिकता की पूरी तरह जांच करें।